6,45,000 डेड। ये किसी युद्ध में मारे जाने वाले लोगों की संख्या नहीं है और ना ही ये किसी बड़े प्राकृतिक आपदा के शिकार हैं। ये वो लोग हैं जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के डिलिबरेट सोच समझकर बोले गए झूठ के कारण मार दिए गए। अचरज की बात यह है कि इस झूठ को कंपनी ने खुद फैलाया था फॉल्स एडवर्टाइजिंग और डिलिबरेट मिस इन्फॉर्मेशन के नाम पे। क्योंकि कुछ ही सालों में इस कंपनी ने 4 बिलियन डॉलर्स कमाए और आज वो कंपनी इंडिया में है। पर बात सिर्फ एक कंपनी की नहीं है। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज का बिजनेस मॉडल ही ये है। ये लोग आपके दुख से पैसे बनाते हैं और आपकी पीड़ा उनका प्रॉफिट है, आपका दर्द उनका रेवेन्यू स्ट्रीम। बट हियर्स द क्वेश्चन दैट कीप्स मी अप एट नाइट। ये लोग जो इन सारी कंपनीज के बोर्ड रूम्स में बैठते हैं, वो डिसीजन लेते वक्त क्या सोचते हैं? क्या वो जन्म से बुरे इंसान थे? ज्यादातर नहीं। फिर ऐसा कैसे हो जाता है कि जब हम 19 से 20 साल के होते हैं तो आदर्शवादी होते हैं, दुनिया बदलने का सपना देखते हैं, पर जीवन के किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर आकर इतना बदल जाते हैं कि कब छोटे बच्चों की गलत दवाइयां या गलत इंग्रेडिएंट्स वाले फूड प्रोडक्ट्स बेचना हमें नॉर्मल लगना शुरू हो जाता है। ये कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं है, ये हम में से ही कुछ लोग थे जो किसी दूसरी पोजीशन पे पहुंच गए और बात वैल्यूज की आ गई। ये परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। इट हैपेंस स्लोली, सो स्लोली दैट यू डोंट इवन नोटिस। आज हम इसी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति, एक अच्छे दिल वाला इंसान, एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है जिसके लिए लोगों की जाने सिर्फ एक स्टैटिस्टिक है, एक नंबर, एक कॉलम में एक सिंगल रिपोर्ट। अच्छे लोग बुरे कैसे बन जाते हैं? साइकोलॉजी इस सवाल को समझने की कोशिश दशकों से कर रहा है। 1971 में एक फेमस साइकोलॉजिस्ट फिलिप जिम्बार्डो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, द स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल सामान्य स्टूडेंट्स, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको रैंडमली पिक किया गया और उनमें से कुछ लोगों को गार्ड्स और कुछ लोगों को प्रिजनर्स बनाया गया। अब ये एक सिमुलेटेड प्रिजन था, ये एक्चुअल प्रिजन नहीं था, जो एक बेसमेंट में बनाया गया था। पर कुछ ही दिनों में जो रिजल्ट्स आए उन्होंने फिलिप जिम्बार्डो को भी चौंका दिया। सिर्फ कुछ ही दिनों में गार्ड्स इतने ब्रूटल हो गए कि उन्होंने प्रिजनर्स को अपमानित करना शुरू कर दिया, उनकी डिग्निटी छीन ली और बिना कारण पनिशमेंट्स भी देने लगे। एक्सपेरिमेंट्स को केवल 6 दिन में रोकना पड़ा। जिम्बार्डो जो कि साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा इस घटना को लूसिफर इफेक्ट कहा। उनका यह कहना था कि बुराई किसी ड्रामेटिक स्पेसिफिक मोमेंट में नहीं होती, वो छोटे छोटे स्टेप्स में होती है। हर स्टेप अपने आप में रीजनेबल लगने लगता है और एक दिन आप पीछे मुड़कर जब देखते हैं तो कुछ पहचान नहीं पाते। उन्होंने एक बात कही थी जो मैं आपसे कहना चाहता हूं इस एपिसोड के कॉन्टेक्स्ट में कि इट्स नॉट दैट द पीपल डू बैड थिंग्स, इट्स गुड पीपल प्लेस्ड इनसाइड बैड सिस्टम्स दैट स्लोली बिकम देम। और ये बात सिर्फ प्रिजन गार्ड्स की नहीं है, ये उन इंडस्ट्रीज की भी कहानी है जिनसे हम लोग हर रोज इंटरैक्ट करते हैं, जिनके बारे में अब हम लोग डिटेल में बात करेंगे। जिस पहली इंडस्ट्री के बारे में हम लोग बात करेंगे वो हमारे काफी करीब है, द फूड इंडस्ट्री, द साइंस ऑफ एडिक्शन। ग्लोबल फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री की वैल्यू लगभग $7 ट्रिलियन है और इंडिया में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड मार्केट 14% सालाना की दर से बढ़ रहा है। जो कंपनियां ये ग्रोथ ड्राइव कर रही हैं, उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस यानी रिजल्ट्स का काफी क्लियर पता है। उनके साइंटिस्ट्स ने वार्निंग कई दशकों पहले दे दी थी कि खाना एडिक्टिव नहीं बनाना है। शुगर, सॉल्ट और फैट को प्रिसाइसली किस तरह से मिला के इंजीनियर किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसे उन लोगों ने नाम दिया ब्लिस पॉइंट, यानी केमिकल कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह का बनाया जाए कि वो आपके ब्रेन को एक हाइपर ड्राइव मोड में स्टिम्युलेट कर दे और आपका ब्रेन खुद ये ना समझ पाए कि क्या खाना और कितना खाना जरूरी है। तो ये जो आपने टैगलाइन एक बार किसी चिप्स का सुना होगा, नो वन कैन ईट जस्ट वन, ये केवल टैगलाइन नहीं था मार्केटिंग का, ये इनफैक्ट एक साइंटिफिक फाइंडिंग थी कि जब आप खाते हैं तो सिर्फ एक चीज खा के रुक नहीं पाते, आपका दिमाग ये कंट्रोल भूल चुका है कि क्या हम सच में अब रुक जाएं या खाते रहें। एंड दैट इज वेयर वी आर। भर भर के पाम ऑयल, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप और आर्टिफिशियल केमिकल्स, और ये सब खा कौन रहा है? बच्चे। इंडिया में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के सबसे बड़े कंज्यूमर्स 12 साल से कम की उम्र के बच्चे हैं।
लेकिन कंपनी के सीईओ ने इस फॉर्मूला को या इस तरह के कई और फॉर्मूलाज को अप्रूव कर दिया। बोर्ड ने मार्केटिंग को साइन ऑफ कर दिया और एड एजेंसी ने इसे कूल बना दिया। कैसे? क्योंकि सिस्टम्स ने डिसीजंस और कॉन्सिक्वेंस के बीच इतनी सारी लेयर्स बना दी हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, क्वार्टरली टारगेट्स में बीच में वो जो बच्चा है वो कहीं गायब हो गया। अब हमें वो दिखता नहीं है, इसीलिए आप जिम्बार्डो का वो एक्सपेरिमेंट याद करिए कि छोटे छोटे एक्शंस हमें अब रीजनेबल लगने लगे हैं। तो यहां पर क्योंकि उस बंदे को टारगेट्स अचीव करने थे या बाकी जो भी सारा कुछ उसको करना था, उन सारे स्टेप्स को रीजनेबल मानते हुए वो इन छोटी छोटी चीजों को करना शुरू करता है और ये सारी चीजें मिलके एक लार्जर कॉन्सिक्वेंस क्रिएट करती हैं। लेकिन मुझे वो जो लार्जर कॉन्सिक्वेंस है वो अब दिखना बंद हो गया है। मैं अब उस छोटे से बच्चे को नहीं देख पा रहा कि उसकी हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है। अगली इंडस्ट्री जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसे कहते हैं बिग फार्मा, यानी कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज, दवाइयों की कंपनी जिनका बिजनेस मॉडल ही है बीमारी। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको एक कहानी बताई थी, जो कहानी थी पर्ड्यू फार्मा की, यूएस बेस्ड एक कंपनी है। 1996 में उन्होंने ऑक्सीकॉन्टिन लॉन्च किया। उनके सेल्स रेप्स ने डॉक्टर्स से कहा कि इसके एडिक्शन का कोई भी रिस्क नहीं है, इनफैक्ट 1% या उससे भी कम रिस्क है, जो कि एक्सेप्टेबल होता है। ये एक डॉक्यूमेंटेड झूठ था। 2021 तक इस कैंपेन की वजह से 6,45,000 मौतें हुई, 6,45,000, जबकि इस कंपनी के मालिकों ने $4 बिलियन कमाए। आज वही कंपनी इंडियन मार्केट में एक्सपैंड कर रही है। इंडिया में ओपियोइड यूज ग्लोबल एवरेज से 3 गुना है। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये कंपनीज इसलिए आई हैं क्योंकि एक देश को उन्होंने तबाह कर लिया। अब उन्हें वहां पे उन्होंने फाइन भरा, जो कि जो उन्होंने प्रॉफिट्स कमाए हैं उसके शायद बहुत ही एक छोटा सा परसेंटेज होगा। और अब वो बढ़ गए हैं अगले 140 करोड़ लोगों की तरफ, जो कि परफेक्ट कंज्यूमर बेस है एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए। तो बिग फार्मा का बिजनेस मॉडल स्ट्रक्चरली अगर आप देखें तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप स्वस्थ ना हो। अ क्योर्ड पेशेंट is a lost customer. A chronic patient is a revenue stream. कॉर्पोरेट हायरार्की और लीगल टर्म्स ने इंसानियत को इतना दूर कर दिया कि उन्हें बीमार लोग नहीं, सिर्फ मार्केट सेगमेंट्स दिखते हैं। डायबिटीज, कैंसर, ये सारे आपके लिए बीमारियां हैं और रोने का सबब है, लेकिन उनके लिए ये प्रॉपर सेगमेंट्स हैं। जिस तीसरी इंडस्ट्री के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पे युद्ध लोगों की मौत का सबब नहीं, एक बिजनेस साइकिल है। अब ये ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर मानवता की मृत्यु बहुत वर्षों पहले ही हो चुकी है। 1961 में प्रेसिडेंट, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, ड्वाइट आइजनहावर ने अपने फेयरवेल में एड्रेस दिया और एक बहुत कड़ी चेतावनी दी थी। In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. कि ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो कॉन्ट्रैक्टर्स और पॉलिटिशियंस का एक बहुत ही अनूठा गठजोड़ बनता जा रहा है, जो आने वाले समय में देश के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया और आज स्थिति ये है कि 2020 से 2024 के बीच में प्राइवेट डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स ने 2.5, ध्यान दीजिए, 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं गवर्नमेंट से। जब यूक्रेन और गाजा में युद्ध चला तो लॉकहीड मार्टिन और रेथियन के शेयर्स 20% तक बढ़ गए। आज वॉशिंगटन डीसी में 950 लॉबिस्ट्स बैठते हैं, यानी कि हर मेंबर ऑफ कांग्रेस के पीछे लगभग दो लॉबिस्ट। और इन लॉबिस्ट का काम क्या है? वो लोग बेसिकली अपना एजेंडा पुश करते रहते हैं कि किस तरह से और ज़्यादा वॉर्स क्रिएट हो सके और किस तरह से और ज़्यादा सामान बेचा जा सके। इन कंपनीज के जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो भी शायद वीकेंड पर चर्च जाते होंगे, अपने परिवार से प्यार करते होंगे, लेकिन उनकी वेल्थ तब बढ़ती है जब दुनिया में कहीं किसी और जगह पर बॉम्ब गिरता है, छोटे बच्चे, बूढ़े, इनोसेंट लोग मारे जाते हैं। उनके लिए युद्ध कोई ट्रेजेडी नहीं है, सिर्फ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है।
तो हम वापस आ जाते हैं उस ओरिजिनल सवाल पर, क्या हुआ, क्या कब ये लाइन क्रॉस हो गई और पता भी नहीं चला। कब वो 19-20 साल का महत्वाकांक्षी व्यक्ति अब एक ऐसा व्यक्ति बन चुका है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे कोई मरे या जिए। साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट बंडूरा ने इसका नाम दिया है मॉरल डिसएंगेजमेंट। ये एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। पहला स्टेप है इस प्रिडिक्टेबल पैटर्न का रीफ्रेमिंग, यानी आप नुकसान को अब जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं। ये तो बस बिजनेस है, मुझे टारगेट्स अचीव करने थे, मैंने वही किया जो कोई और करता, इस तरह की बातें। दूसरा स्टेप है डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं तो बस बोर्ड का एक मेंबर हूँ, डिसीजन केवल मेरा अकेले का थोड़ी ना था। तीसरा स्टेप है डीह्यूमनाइजेशन, यानी विक्टिम एक इंसान नहीं रहता, वो अब एक कैजुअलिटी फिगर बन गया है। अगर एक व्यक्ति मरता है तो वो व्यक्ति है, अगर 10,000 लोग मरते हैं तो वो एक स्टैट है। आज वहाँ 10,000 लोग मर गए, इससे कोई इमोशनल फीलिंग नहीं आती। चौथा है कॉर्पोरेट सिस्टम डिज़ाइन, यानी कि जब ये डिज़ाइन बना तो आपको कभी भी वो चेहरा ना दिखे जो आपके प्रोडक्ट से बर्बाद हो जाता है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इंसान का प्रोफेशनल डेंजर से बचने का और मजबूर होने का तरीका है, भले ही उसके लिए मॉरल कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, इट्स ओके। सिस्टम्स इस तरह से बनाए गए हैं कि मैं सिर्फ अपने भर का काम कर रहा हूं, बाकी जो फाइनल इम्पैक्ट है वो मुझे दिखता नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या स्टार्टअप्स हमें सेव कर सकते हैं? यहाँ मैं काफी ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ। स्टार्टअप्स इन तरह के स्ट्रक्चर्स को डिसरप्ट जरूर कर सकते हैं और इंडिया में इसके एग्जाम्पल्स भी हैं। Cure.ai रूरल एरियाज में AI से काफी सस्ता डायग्नोसिस कर रहे हैं। क्योरबे उड़ीसा के उन गांवों तक पहुंच रही है जहां कम प्रॉफिट होने की वजह से बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज नहीं जाती। इंडिया की अपनी CAR-T सेल थेरेपी कैंसर ट्रीटमेंट को सस्ता बना रही है और इस तरह के बहुत सारे स्टार्टअप्स हो रहे हैं जिसके लिए बेसिकली ये प्लेटफॉर्म हमने हमेशा से बना के रखा है। लेकिन एक बात है कि स्टार्टअप्स के सामने एक बहुत ज्यादा बड़ी चुनौती है। बड़ी कंपनीज लॉबिंग पर करोड़ों नहीं सैकड़ों करोड़ों खर्च करती है, स्टार्टअप्स उन पैसों को हरा नहीं सकते। सच्चाई ये है कि ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, पर वो 3 काम जरूर कर सकते हैं। नंबर 1, ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करना, इनविजिबल को विजिबल बनाना। अगर इंग्रेडिएंट्स को वेरीफाई करने वाले टूल्स और प्राइस कंपैरिजन, प्लेटफॉर्म एक्सप्लॉयटेशन को रोकना शुरू कर दें तो बहुत क्लियरली ये काम होना शुरू हो जाएगा। दूसरा है प्रिवेंशन ओवर ट्रीटमेंट। ऐसा मॉडल बनाया जाए जो ट्रीटमेंट ही नहीं बल्कि प्रिवेंशन से पैसा कमाए। डायबिटीज रिवर्सल और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इस कोड को क्रैक धीरे धीरे कर रहे हैं। और आखिरी, प्रोटेक्टिंग द डीएनए। जिम्बार्डो का लेसन फाउंडर्स पर भी लागू होता है। फंडिंग आने से पहले ही कंपनी के स्ट्रक्चर में एथिक्स को डालना बहुत जरूरी है ताकि क्वार्टरली टारगेट्स, अर्निंग्स या प्रॉफिट एंड लॉस का प्रेशर मॉरल डिसएंगेजमेंट में ना बदल जाए। तो चलते हैं वापस उस 19 साल के लड़के या लड़की के पास, वो वर्जन ऑफ यू जिसको किसी सिस्टम ने अभी तक शेप नहीं किया है, जिसने अभी तक ये नहीं सीखा कि केयरिंग इनएफिशिएंट है। लोग कहेंगे कि वो वर्जन नाइव था, नादान था, पर सच्चाई ये है कि वही वर्जन असल ह्यूमन बीइंग है और वही वर्जन सही है। और इसी जगह से इस चैनल का एक्चुअल रोल शुरू होता है। ये प्लेटफॉर्म जो हमने बनाया है ये सिर्फ आइडियल या परफेक्ट स्टार्टअप्स के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए है। ये उन सब बिजनेसेस के लिए है जो छोटे हों, बड़े हों, और ये छोटी से छोटी स्टार्टअप भी हो सकती है, बड़ी स्टार्टअप भी हो सकती है। अगर किसी का भी बिजनेस जेन्युइन है, अगर उनका कंज्यूमर इनसाइट जेन्युइन है, then this platform is for you and we would love for you to come over and express your thoughts on your business and share why your business is the best. ये चैनल बेसिकली ब्रिज करता है सोसाइटी और बिजनेस को। अगर आप एक फाउंडर है या आपका कोई मित्र, कोई दोस्त फाउंडर है तो प्लीज ये इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर कीजिए। ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल उन्हीं लोगों के लिए बना हुआ है। यहाँ पर मार्केटिंग कॉस्ट बिल्कुल रिड्यूस किए जाते हैं क्योंकि आप आकर अपने प्रोडक्ट को बहुत बखूबी दिखा पाएंगे और बता पाएंगे कि क्यों उनको एग्जिस्ट होना जरूरी है। सो शेयर द इन्फॉर्मेशन, शेयर इट विथ whoever needs it. Thank you very much for your time. Thank you.